स्टेप इन ट्रीटमेंट इज थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस। थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में ब्लड स्टेसिस की वजह से क्लोट बन जाता है, मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एट्रियम। तो एम्बोलस के बाद ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन हम थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं। ये हम किन पेशेंट्स में देते हैं और क्या देते हैं उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक स्कोर होता है, दैट इज CHADS2 चैट स्कोर। इसमें क्या है, C इज फॉर कंजस्टिव हार्ट फेलियर जिसको हम 1 स्कोर देते हैं। H इज फॉर अगर पेशेंट हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दे रहे हैं तो 1 पॉइंट। एज अगर पेशेंट की मोर देन 75 या इक्वल टू 75 है तो 1 पॉइंट। D इज फॉर डायबिटीज मेलाइटस, उसमें भी हम 1 पॉइंट देंगे। एंड S इज फॉर स्ट्रोक, अगर पेशेंट की पहले से स्ट्रोक या TIA की हिस्ट्री है तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस केस में 2 पॉइंट देते हैं। तो टोटल इसमें 5 क्राइटेरिया है। अगर चैट स्कोर 0 है, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं है, तो पेशेंट को एंटीकोएगुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर है, 1 या मोर देन 1 स्कोर है, तो हम पेशेंट को थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं। उसके लिए हम देते हैं डेबिगेट्रन 150 mg BD। जो डेबिगेट्रन है वो रीनल क्लियरेंस होती है उसकी, तो अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस इंपैक्टेड है पेशेंट की तो हम इसकी डोज या कम करेंगे या नहीं दे सकते। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 50 to 30 ml पर मिनट है तो इसकी हम हाफ डोज देंगे 75 mg BD। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 15 है, मतलब बहुत ही कम है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है, तो हम डेबिगेट्रन यूज नहीं कर सकते। अगर किसी पेशेंट को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से हार्ट रेट कंट्रोल नहीं हुआ है और हमें कार्डियोवर्जन करना है, तो कार्डियोवर्जन या तो हम इलेक्टिवली कर रहे हैं या अर्जेंट कर रहे हैं। अगर इलेक्टिव कार्डियोवर्जन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एंटीकोएगुलेशन स्टार्ट करेंगे ताकि कार्डियोवर्जन के टाइम पे थ्रोम्बस एम्बोलस ना बन जाए। तो पहले थेरेपेटिक एंटीकोएगुलेशन देंगे फॉर 3 वीक्स, कार्डियोवर्जन करेंगे और उसके बाद 4 वीक्स के लिए और देंगे। अर्जेंट में तो हम वेट नहीं कर सकते 3 वीक्स के लिए उसको एंटीकोएगुलेशन के लिए, तो हम एंटीकोएगुलेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर 4 वीक्स ऑफ द प्रोसीजर करेंगे। क्या